नमस्ते। मूवी मीटर में आपका स्वागत है। आज मैं तारे जमीन पर नामक एक भारतीय मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। सावधान रहें और ध्यान रखें। ईशान एक 8 वर्षीय कल्पनाशील बच्चा है जो अपने दोस्तों के बीच एक संकट मोचक के रूप में जाना जाता है। वो हर विषय में फेल हो जाता है और अपनी कक्षा में सबसे निचली रैंकिंग वाला छात्र है। वो तीसरी कक्षा के दूसरे वर्ष में है और उसके रिपोर्ट कार्ड से लगता है कि उसे दोहराना होगा फिर वही ग्रेड। ईशान के विपरीत उनके बड़े भाई योहान एक आदर्श छात्र हैं। पढ़ाई के अलावा वो टेनिस खेल और आगामी इंटरस्टेट टेनिस चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ईशान अक्सर पड़ोस के बच्चों से झगड़ता रहता है जो उसे धमकाते हैं। एक दिन एक बच्चे की मां ईशान के व्यवहार के बारे में उसके पिता नंदकिशोर से शिकायत करती है। उसे शर्मिंदगी के साथ बच्चे और उसकी मां से माफी मांगनी पड़ी। उनके जाने के बाद वो ईशान को अनुशासित करने के लिए उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। हालांकि नंदकिशोर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन वो ईशान के प्रति बहुत कठोर है। उनका मानना है कि ईशान के कम अंक और बुनियादी काम न कर पाना उसके आलस्य के कारण है। अगले दिन स्कूल में ईशान के अंग्रेजी शिक्षक ने उसे किताब से एक पंक्ति पढ़ने के लिए कहा। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है लेकिन मुश्किल से एक शब्द बना पाता है। उसे अक्षर समझने में दिक्कत होती है लेकिन शिक्षक उसे बदमाश समझ लेते हैं। जब वो बार बार उससे पढ़ने का आग्रह करती है तो वो अनाप शनाप चिल्लाता है और क्लास से बाहर भेज दिया जाता है। ईशान को सजा मिलना कोई नई बात नहीं है। दरअसल वो अपना ज्यादातर समय पढ़ाई के बजाय बाहर बिताता है क्योंकि शिक्षक उसे अन्य छात्रों के लिए बाधा समझते हैं। उस दिन ईशान ने अपना गणित का होमवर्क नहीं किया था। गणित शिक्षक का सामना करने से बचने के लिए वो स्कूल से भाग जाता है और पूरा दिन आस पड़ोस में घूमता रहता है। वो दिन का पूरा आनंद लेता है, आइसक्रीम खरीदता है, समुद्र के किनारे समय बिताता है और राहगीरों का विश्लेषण करता है। दिन के अंत तक वो अपनी स्कूल बस में लौट आता है और किसी को उसकी अनुपस्थिति का पता नहीं चलता। घर पर हम उसे एक खूबसूरत पेंटिंग बनाते हुए देखते हैं। ईशान को पेंटिंग करना बहुत पसंद है और उसका कल्पनाशील दिमाग इस काम में मदद करता है। बाद में उसकी माँ माया उसे पढ़ाने और उसका होमवर्क करवाने की कोशिश करती है। उसने देखा कि उसकी लिखावट बहुत खराब है और वो शायद ही कुछ भी सही लिख पाता है। वो उसकी असमर्थता को आलस्य से जोड़ती है और हर किसी की तरह उसे डांटती है। अगले दिन ईशान को अपने शिक्षक को अपने माता पिता से अनुपस्थित नोट प्रदान करना होगा। मुसीबत में फंसने के डर से वो अपने भाई से उसके लिए नोट लिखने के लिए विनती करता है। योहान उससे वादा करता है कि वो फिर कभी स्कूल नहीं छोड़ेगा और नोट लिखता है। ईशान इसे अपने शिक्षक को दिखाता है जो इसकी प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते हैं। वो खांसने का नाटक भी करता है ताकि ऐसा लगे कि वो वास्तव में बीमार है। उस दिन गणित शिक्षक एक परीक्षा देकर बच्चों को आश्चर्यचकित कर देता है। ईशान को टेस्ट पेपर दिया जाता है लेकिन उसे अक्षर ऐसे लगते हैं जैसे वे नाच रहे हो। पहले सवाल में उनसे 3 का 9 से गुणा पूछा जाता है। अपने दिमाग में बच्चा तीसरे ग्रह पृथ्वी और 9वें ग्रह प्लूटो की एक दूसरे से लड़ने की कल्पना करता है। वो पृथ्वी द्वारा प्लूटो को नष्ट करने की कल्पना करता है और तर्क देता है कि उत्तर 3 है। बाकी प्रश्नों को खाली छोड़कर वो परीक्षा देता है। जब उसके दोस्तों ने उससे पूछा तो उसने आत्मविश्वास से दावा किया कि उसने परीक्षा का पूरा आनंद लिया। अगले दिन नंदकिशोर एक व्यापारिक यात्रा से लौटता है। ईशान अपने पिता की वापसी से बहुत खुश होता है और उसे प्यार से गले लगाता है। हालांकि नाश्ते के दौरान नंदकिशोर को एक दिन पहले का नकली अनुपस्थित नोट मिला। जांच करने पर उसे ईशान की स्कूल से भागने और सड़कों पर अकेले घूमने के बारे में पता चला। अगले ही दिन माता पिता उसके शिक्षकों और प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं जो कक्षा में उसके व्यवहार की निंदा करते हैं। वे हाल की गणित परीक्षा और उसके परिणामों के बारे में भी पता लगाते हैं। प्रिंसिपल का मानना है कि ईशान एक विशेष बच्चा है जिसे विकलांग बच्चों की स्कूल में भेजने की जरूरत है। नंदकिशोर अपने बेटे के विकलांग होने के ख्याल से भयभीत हो जाते हैं। माता पिता दोनों अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, इसलिए उन्होंने उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया। ईशान इस आइडिया के बिल्कुल खिलाफ है। वो विद्रोह करता है और रोता है, उनसे उसे घर पर रखने की भीख मांगता है और यद्यपि माता पिता भी उससे अलग नहीं होना चाहते हैं, वे वही करते हैं जो उन्हें लगता है कि उसके लिए सबसे अच्छा होगा। उस रात ईशान को भीड़ में अपनी मां को खोने का सपना आता है और वो चिल्लाता हुआ उठता है। जब वो उसे शांत करने की कोशिश करती है तो वो वादा करता है कि अगर वे उसे घर पर रहने देंगे तो वो और मेहनत से पढ़ाई करेगा। इससे माया का दिल टूट जाता है लेकिन नंदकिशोर अपने फैसले पर अड़े रहते हैं। आखिरकार वो दिन आ गया जब ईशान को ग्रामीण इलाके के बोर्डिंग स्कूल में ले जाया गया। उसे अन्य बच्चों के साथ एक छात्रावास साझा करना होगा और महीने में केवल एक बार अपने परिवार से मिलने की अनुमति होगी। यह उस 8 वर्षीय बच्चे के लिए एक दुस्वप्न है जो कभी अपने घर से दूर नहीं गया है। हॉस्टल वार्डन ने यह घोषणा करके उसका स्वागत किया कि उसके पुराने तरीकों को यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्कूल का दौरा करने के बाद परिवार भारी मन से चला जाता है। ईशान फटी आंखों से बस उनकी कार को जाते हुए देखता रहता है। कार उसकी नजरों से ओझल हो जाने के बाद भी वो कई मिनट तक वैसे ही पड़ा रहता है। जब अंधेरा होने लगता है तो वो रोते हुए ही हॉस्टल के अंदर चला जाता है। वो किसी से बात नहीं करता और रात का खाना भी मुश्किल से खाता है। रात में जब उसे नींद नहीं आती तो वो बाथरूम में जाता है और अपनी माँ को याद करके चुपचाप रोता है। इस बीच माया घर पहुंचती है और ईशान का सामान देखती है।
उसे निराशा हुई जब उसे एक फ्लिप बुक मिली जिसमें उसे उसके परिवार से छीन लिया गया था। किताब से उसका दिल टूट जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि बच्चा उनसे दूर रहने से कितना डरता है। हॉस्टल में ईशान को अपनी टाई और जूते के फीते बांधने जैसे सामान्य काम करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उसके पहले दिन हिंदी शिक्षक श्री तिवारी उसे कक्षा के टॉपर राजन के साथ पहली बेंच पर बैठाते हैं। शिक्षकों को जल्द ही एहसास हुआ कि ईशान सामान्य नहीं है। वो कक्षा में मुश्किल से ध्यान देता है और उसके कला शिक्षक उसे शारीरिक रूप से दंडित करते हैं। पिछले स्कूल में वो कैसा था उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया है। सजा के तौर पर उसे हमेशा कक्षा से बाहर भेज दिया जाता है और कक्षा की गतिविधि को खराब करने के लिए उसे कक्षा से बाहर कर दिया जाता है। समय के साथ वो इतना निराश हो जाता है कि अपनी किताबों को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देता है। वो स्कूल में बेहतर करने की कोशिश करना बंद कर देता है और अवसाद और आत्मघृणा के चक्र में चला जाता है। जब उसके माता पिता 1 महीने के बाद उससे मिलने आते हैं तो वो खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर लेता है और उन्हें आखिरी बार देखने के बाद पहली बार फूट फूट कर रोने लगता है। आग्रह करने पर वो बाहर भागता है और विद्रोह करने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट के कई चक्कर लगाता है। छात्रावास के जीवन से छुट्टी दिलाने के लिए परिवार उसे रात के लिए एक होटल में ले जाता है। योहान उसे उपहार के रूप में पेंटिंग की आपूर्ति का एक हैम्पर है, लेकिन उसे नहीं पता कि ईशान ने अपना रचनात्मक पक्ष बंद कर दिया है और पेंटिंग करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। अगले दिन परिवार उसे विदा कर देता है और उसे फिर से अकेला छोड़ देता है। उस दिन के बाद ईशान अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। वो स्कूल की छत से नीचे देखता है और सोचता है कि इतनी ऊंचाई से कूदना कैसा लगता है। उसका एकमात्र दोस्त राजन उसके विचारों को बीच में रोकता है और उसे अपने नए कला शिक्षक के बारे में बताता है। ईशान इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता क्योंकि किसी टीचर ने कभी उसकी मदद नहीं की। हालांकि बच्चों के लिए यह आश्चर्य की बात है कि नए शिक्षक राम जोकर की पोशाक में कक्षा में प्रवेश करते हैं। अन्य सभी शिक्षकों के विपरीत वो गाना गाते हैं, बांसुरी बजाते हैं और उन्हें नृत्य कराते हैं और उन्हें कक्षा का आनंद लेने देते हैं। जबकि पहले वाले ईशान को ये पसंद आया होगा। अवसादग्रस्त ईशान इसमें भाग नहीं लेता है कि पहले कार्य के रूप में छात्रों को अपनी इच्छानुसार कुछ भी चित्र बनाने या पेंट करने के लिए कहा जाता है। राम चाहते हैं कि वे अपना रचनात्मक पक्ष दिखाएं ताकि वो जान सके कि उन्हें आगे क्या काम करना है। बच्चे एक दूसरे से अलग अलग चीजें बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ईशान कागज को छूता भी नहीं है। प्रारंभ में राम मानता है कि बच्चा सोचने में कुछ समय ले रहा है, लेकिन जब कक्षा समाप्त होती है तब भी ईशान का पेपर खाली होता है। चिंतित होकर राम उससे पूछता है कि क्या गलत है, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। उस शाम माया ईशान से बात करने के लिए फोन करती है, लेकिन वो फोन को केवल अपने कानों पर रखता है और कुछ नहीं कहता है। उन्हें सूचित किया गया कि योहान की टेनिस प्रतियोगिता के कारण उन्हें अगली यात्रा 1 सप्ताह के लिए स्थगित करनी होगी। ईशान के लिए ये केवल इस बात की पुष्टि करता है कि उसके परिवार को उसकी परवाह नहीं है। वो एक आंसू बहाता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। अगले दिन राम ईशान को कक्षा के बाहर घुटनों के बल बैठा देखता है। उसके व्यवहार से प्रभावित होकर उसने राजन से उसके बारे में पूछा। राजन ने खुलासा किया कि ईशान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसे अक्षरों को समझने में कठिनाई होती है। राम विकलांग बच्चों के एक स्कूल में पढ़ाता है, इसलिए उसकी नजर उन बच्चों पर है जो विशेष हैं। ईशान के बारे में और अधिक जानने के लिए वो अपनी पुरानी नोटबुक्स को देखता है और समान गलतियों का एक पैटर्न ढूंढता है। स्पेशल बच्चों को पढ़ाते वक्त भी वो ईशान का ख्याल अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते। बचपन में भी उसे यही समस्या हुआ करती थी, इसलिए उसे बच्चे के प्रति सहानुभूति महसूस होती है। हफ्तों बाद उसे पता चलता है कि ईशान की वास्तविक समस्या क्या है और वो अपने माता पिता से मिलने के लिए अपने गृहनगर जाता है। वे उसका स्वागत करते हैं और उसे ईशान के शयन कक्ष पर नजर डालने देते हैं। राम ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि ईशान पेंटिंग करता था। इससे उसे और भी दुख होता है कि उस पर डाले गए दबाव के कारण बच्चे ने अपनी चमक खो दी। नंदकिशोर अपने बेटे को तुच्छ समझते हुए कहते हैं कि वो आलसी है और उसे पढ़ाई से नफरत है। राम जवाबी कार्रवाई करता है और उन्हें ईशान की गलतियों का नमूना दिखाता है। वो अक्सर अक्षरों को ऐसे उलट देता है मानो उसे उनमें अंतर करने में कठिनाई हो रही हो। फिर भी पिता इसे आलस्य से जोड़ते हैं, लेकिन राम स्पष्ट रूप से दावा करते हैं कि वो गलत है। उन्होंने घोषणा की कि ईशान को डिसलेक्सिया नामक एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसके कारण वो अक्षरों और शब्दों जैसे कुछ पैटर्न को नहीं समझ पाता है। इसके अलावा उसे समन्वय बनाने में कठिनाई होती है जिसके कारण वो अपने जूते का फीता नहीं बांध पाता है। बच्चे को बहुत कष्ट हो रहा होगा क्योंकि किसी ने यह नहीं समझा कि वो पढ़ नहीं सकता और यह मान लिया कि वो सिर्फ आलसी हो रहा है। नंदकिशोर को लगता है कि राम उनके बेटे को मंदबुद्धि कह रहे हैं और उस पर बरस पड़ते हैं। उसे समझाने के लिए राम ने उसे एक बॉक्स पर लिखे विदेशी अक्षरों को पढ़ने के लिए कहा। जब नंदकिशोर को अक्षर न समझ पाने के लिए डांटा जाता है तब अंततः उसे एहसास होता है कि उसके बच्चे पर क्या बीत रही होगी। फिर भी उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनका बेटा उनकी एकमात्र जुनूनी पेंटिंग से आजीविका कमा सकता है। राम उसे गलत साबित करने के लिए कृतसंकल्प है। जब वो अगले दिन स्कूल लौटता है तो वो बच्चों को उन सभी प्रसिद्ध ऐतिहासिक शख्सियतों के बारे में पढ़ाता है जो बचपन में पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। वो उन्हें वैज्ञानिकों, अभिनेताओं और दार्शनिकों का उदाहरण देते हैं जिससे ईशान को अपने बारे में काफी बेहतर महसूस होता है। जब राम उनसे पूछते हैं कि प्रकाश बल्ब का आविष्कार किसने किया तो ईशान कई हफ्तों में पहली बार बोलते हैं और जवाब देते हैं, थॉमस एडिसन। राम को लड़के के सीखने की आशा की किरण दिखाई देती है। उस दिन बाद में ईशान तालाब के किनारे था जब वो एक कामकाजी नाव बनाने के लिए रबर बैंड और पत्तियों का उपयोग करता है।
राम इतना प्रभावित हुआ कि वो उस ढांचे को घर ले आया और उसे सजावट के रूप में रखा। ईशान की रचनात्मक इंद्रियां फिर से प्रवाहित होने लगती हैं, लेकिन उसे अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह पढ़ाई सीखने से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। एक दिन राम स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाता है और उन्हें ईशान की समस्या के बारे में बताता है। प्रिंसिपल ने सुझाव दिया कि वे उसे विशेष जरूरतों वाले बच्चों के स्कूल में भेजे, लेकिन राम को भरोसा है कि ईशान नियमित बच्चों के साथ पढ़ सकता है। उनका सुझाव है कि शिक्षक बच्चे की समस्या को समझे और उसके अनुसार उसकी मदद करे। जब प्रिंसिपल कहते हैं कि यह संभव नहीं है, तो राम स्कूल के बाद हर दिन ईशान को पढ़ाने की पेशकश करते हैं। प्रिंसिपल बच्चे की खातिर इसकी इजाजत देते हैं। अगले दिन से राम ईशान को वर्णमाला के अक्षरों में अंतर करने में मदद करने के लिए विभिन्न नवीन तरीकों का उपयोग करता है। वे सैंडबॉक्स, आटा गूंथना, संवेदी तरीकों आदि का उपयोग करना सीखते हैं। कैलकुलेशन सीखने के लिए ईशान ऑडियो बुक्स और सीडीओ की भी मदद लेते हैं। केवल 2 महीनों में वो उन अक्षरों को समझने लगता है जो अन्य शिक्षक उसे कई वर्षों में नहीं सिखा सके। एक दिन नंदकिशोर राम से बात करने और ये दिखाने के लिए स्कूल आते हैं कि वे अपने बेटे की स्थिति के बारे में और अधिक शोध कैसे कर रहे हैं। वो चाहता है कि राम को पता चले कि वो असावधान नहीं है और वो जैसा है उसे उस पर गर्व है। दूसरी ओर राम ने बच्चे के आत्मविश्वास खोने के लिए उसके पिता को दोषी ठहराया, जिसे नंदकिशोर भी नकार नहीं सकते। बाहर जाते समय वो देखता है कि ईशान नोटिस बोर्ड से पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अनजाने में अपने बच्चे को चोट पहुंचाने के पछतावे के कारण उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसका सामना नहीं कर पाता। कुछ दिनों बाद राम स्कूल के शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करता है। सभी लोग रणभूमि में एकत्रित होते हैं और भाग लेते हैं। ईशान पहली बार उस पेंटिंग सामग्री का उपयोग करता है जो उसे उसके भाई ने उपहार में दी थी। प्रतियोगिता शुरू हो जाती है और हर कोई चित्र बनाने में व्यस्त हो जाता है। यहाँ तक कि शिक्षक भी इस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। इसके अंत में ईशान तालाब के किनारे बैठकर अपनी एक खूबसूरत पेंटिंग बनाते हैं। वो पेंटिंग जमा करने के लिए सामने जाता है और देखता है कि राम ने उसका चित्र बनाया है। यह नजारा देखकर वो अवाक रह गए। थोड़ी देर बाद ये घोषणा की गई कि विजेता पेंटिंग उनकी वार्षिक पुस्तक के नए संस्करण के सामने होगी। प्रिंसिपल ने घोषणा की कि निर्णय कठिन था, क्योंकि 2 पेंटिंग सबसे अलग थी, राम की और ईशान की। अंत में ईशान को विजेता घोषित किया गया, जबकि दूसरा पुरस्कार राम को मिला। भीड़ जयकारे लगाने लगती है। अपने जीवन में पहली बार ईशान को अपनी प्रतिभा के लिए पहचाने जाने का एहसास हुआ। वो रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाता और अपने शिक्षक को गले लगाने के लिए उसके पास दौड़ता है। अंतिम दृश्य में माया और नंदकिशोर वर्ष के अंत में अभिभावक शिक्षक बैठक के लिए स्कूल आते हैं। प्रिंसिपल ने स्कूल की सालाना किताब के सामने ईशान की पेंटिंग दिखाकर उसकी प्रतिभा का बखान किया। नए ध्यान से अभ्यस्त माता पिता हैरान रह जाते हैं। प्रिंसिपल भी राम की इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने बच्चे को उस तरीके से पढ़ाया जिस तरह उसे चाहिए था। बाद में माता पिता ईशान के शिक्षकों से मिलते हैं, जो उन्हें रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं और बच्चे की निर्विवाद प्रगति की सराहना करते हैं। बाहर दंपति अपने बेटे को खेलते हुए देखते हैं और खुशी के आंसू रोते हैं। नंदकिशोर ने ईशान की मदद करने के लिए राम को धन्यवाद दिया और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। अंत में ईशान राम से विदा लेता है और छुट्टियों के लिए अपने घर वापस चला जाता है।